हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स दुनिया। आज आपका सेकंड टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंदर इंडियन इकोनॉमी किस तरह से एक्सप्लॉयट की गई थी। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब किस तरह से उन्होंने हमारी इकोनॉमी को बर्बाद किया था। तो इंडिया में एक्सप्लॉयट करना, इंडिया को एक्सप्लॉयट करना या किसी भी कंट्री को एक्सप्लॉयट करने के लिए सबसे बेटर वे होती है उसके जो तीनों सेक्टर्स हैं, जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तीनों सेक्टर्स को एक्सप्लॉयट कर देना। तो बेटा प्राइमरी सेक्टर के नाम पर हमारे पास था केवल एग्रीकल्चर। केवल एग्रीकल्चर का मतलब है मींस प्राइमरी सेक्टर में जो मोस्ट ऑफ द एरिया कवर कर रखी थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर के नाम पर था हमारे पास हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्री, और टर्शियरी सेक्टर के नाम पर था हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे ये तीनों ही सेक्टर्स को एक्सप्लॉइट किया था। आइए देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर को ब्रिटिशर्स ने किस तरह से एक्सप्लॉइट किया था। एक्सप्लॉइटेशन के लिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी लैंड रेवेन्यू की, भूमि कर, लैंड रेवेन्यू की पॉलिसी बनाई थी ब्रिटिशर्स ने, जिसको बोलते थे जमींदारी सिस्टम्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, जमींदारी सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनाया था जिसमें एक तरफ तो गवर्नमेंट रहती थी, दूसरी तरफ जमींदार रहता था और तीसरी तरफ टिलर। टिलर मींस फार्मर, जो जमींदार की जमीन पर काम करता था। कहने को तो ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप थी, बट जो रिलेशन था गवर्नमेंट और टिलर्स का वो नहीं था। रिलेशनशिप इस वे में चला करती थी, जमींदार जो है वो लैंड रेवेन्यू लेता था फार्मर से और देता था गवर्नमेंट को। तो ये तो था जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो इसके थ्रू एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो सकता है कि जमींदार या गवर्नमेंट कौन इन्वॉल्व था एग्रीकल्चर के एक्सप्लॉयटेशन में, आइए देखते हैं। जमींदार डिक्लेयर्ड एज द ओनर ऑफ द सॉइल। जो ये जमींदार हुआ करता था इसे ओनर ऑफ द सॉइल का तमगा दिया गया था, है ना। सारी जमीन जमींदार के नाम पर हुआ करती थी और जो टेलर हुआ करता था, फार्मर हुआ करता था, वो केवल एज ए एम्प्लॉई, एज ए लेबर उसमें काम किया करता था। तो जमींदार डिक्लेयर्ड एज द ओनर ऑफ द सॉइल। उसके बाद जमींदार पे फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू। जो जमींदार हुआ करते थे वो लैंड रेवेन्यू का एक फिक्स्ड सम गवर्नमेंट को दिया करते थे। सपोज उन्होंने ये तय कर लिया था कि मैं आपको एक पीस ऑफ लैंड के 100 रुपीज दूंगा, तो ये गवर्नमेंट को पहुंचा करता था जमींदार की तरफ से। जमींदार गवर्नमेंट को दिया करता था, मान लो 100 रुपीज उसने फिक्स पे कर रखा था कि इस लैंड के मैं आपको 100 रुपीज दूंगा, एज ए एग्जाम्पल ले रहा हूं। लेकिन जमींदार्स वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे विश्ड फ्रॉम टिलर। लेकिन जमींदार के लिए ये बाउंडेशन नहीं थी कि वो टिलर से कितना लेता था। गवर्नमेंट ने जमींदार को ये छूट दे रखी थी, आप टिलर से जितना चाहे उतना ले लें, लेकिन मुझे मेरा एक फिक्स्ड सम जो है रेंट का वो दे दें, है ना। यही कारण थे कि कुछ ब्रिटिशर्स आकर के हमारी पूरी इकोनॉमी पर 200 साल तक राज कर गई। उन्होंने क्योंकि उन्होंने इंडियंस के खिलाफ इंडियंस को ही खड़ा कर दिया। और जमींदार वो ऐसे व्यक्ति को बनाते थे जो एरिया का बाहुबली हुआ करता था, जिसके पास पहले से बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी और राजा रजवाड़ों के खानदान से हुआ करता था। तो जमींदार के ये लोग दबाव में रहते थे और जमींदार जितना चाहे वो इनसे एक्सट्रैक्ट कर लेता था, जितना चाहे उतना टैक्स वसूल कर लेता था।
गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को उसका जो फिक्स्ड अमाउंट था, जो फिक्स्ड सम जो था, वो मिल जाया करता था, है ना। क्योंकि अगर जमींदार टिलर की तरफ हो गए तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलना है ना। और जब तक जमींदार को बीच में कुछ नहीं मिलेगा तब तक वो टिलर्स का टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देगी। तो जमींदारी सिस्टम में यही था, जो जमींदार था वो टिलर से एज मच एज दे कैन उतना एक्सट्रैक्ट कर करके गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड सम जो था वो प्रोवाइड करा दिया करता था। तो पॉइंट नंबर 4 भी हमारा यही है, जमींदार्स वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे विश्ड फ्रॉम टिलर। जितना चाहें उतना वो टिलर से ले लिया करते थे, है ना, लेकिन गवर्नमेंट को वो एक फिक्स्ड सम ही दिया करते थे। तो इससे क्या होता था, जो हमारा किसान है, हमारा फार्मर है, टिलर है, वो एक्सप्लॉइटेड था, है ना, बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था। टिलर्स गॉट मिनिमम फॉर सर्वाइवल। जो टिलर्स थे उन्हें बहुत मिनिमम अमाउंट मिला करता था उस प्रोड्यूस का, जो उन्होंने अपनी जी तोड़ मेहनत के बाद ग्रो किया था फील्ड में, उसका उन्हें केवल एक मिनिमम पोर्शन मिला करता था फॉर देयर सर्वाइवल, केवल अपने लिए। और लास्ट पॉइंट है इसका, नो और लिटिल इन्वेस्टमेंट वॉज मेड बाय द जमींदार फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि जमींदार उस लैंड का ओनर था, टैक्स भी उनसे वो जमींदार और गवर्नमेंट दोनों मिलके वसूला करते थे, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस जो एग्रीकल्चरल लैंड था उसमें कुछ डेवलपमेंट किया जाए, उसके लिए अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाएं। लेकिन वो दोनों ही पैसा खर्च करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, उसका भी लोड रख दिया जाता था टिलर के ऊपर। अब जो टिलर, जिसको बहुत मिनिमम फॉर सर्वाइवल मिल रहा है, केवल उतना दाना पानी मिल रहा है जिससे वो अपना घर चला सके, उसमें भी अगर वो लैंड के ऊपर खर्च करेगा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा। इससे क्या हुआ, जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड थी वो धीमे धीमे डिग्रेड होना शुरू हो गई, है ना, उसमें प्रोडक्शन बहुत कम होने लगा, है ना। तो इस तरह से जमींदारी सिस्टम जो था लैंड रेवेन्यू का, उसने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट कर दिया, जो उस समय हमारा प्राइमरी सेक्टर में सबसे बड़ा पोर्शन कवर करता था। और पिछले क्लास में मैंने आपको ये बताया भी था कि मोस्ट ऑफ मींस 85% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो इसने हमारे इतने इंपॉर्टेंट सेक्टर को डिस्ट्रॉय करके रख दिया, एक छोटा सा सिस्टम लागू करके, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ जमींदारी। चलिए बेटा, अब हम लोग आते हैं सेकेंडरी सेक्टर की तरफ कि उन्होंने कैसे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम पर हमारे पास केवल एक ही चीज थी, वो थी हैंडीक्राफ्ट, जो कि उस समय वर्ल्ड फेमस था। इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड फेमस होने के साथ साथ ऑल ओवर वर्ल्ड में उसकी डिमांड जो थी वो अप टू द मार्क थी। और बेटा उस हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को ब्रिटिशर्स ने केवल 2 छोटी छोटी पॉलिसीज ला करके डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि बेटा हमने बताया था आपको, कॉलोनियल रूल के अंदर हमारी जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो ब्रिटेन के द्वारा बनाई जा रही थी, बिकॉज वी आर अंडर कॉलोनियल रूल एंड दे आर द रूलर्स, और जो रूलर बनाएगा उसी को जनता को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ने किस तरह हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया। तो इसके अंदर उन्होंने 2 छोटे छोटे स्कीम्स निकाली। पहली तो हमारी डोमेस्टिक डिमांड खत्म करने के लिए, और दूसरी हमारे गुड्स की फॉरेन डिमांड खत्म करने के लिए, है ना, जो इंटरनेशनल ट्रेड था उसको खत्म करने के लिए। तो उन्होंने डोमेस्टिक डिमांड कैसे खत्म की, कैसे इंडिया का प्रोडक्ट इंडिया में ही बिकना बंद हो गया। छोटी सी पॉलिसी थी उनकी, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। जो ब्रिटेन से गुड्स इंडिया में आता था,
क्योंकि ब्रिटेन जो थी उस समय इंडस्ट्री के नाम पे नंबर 1 पे थी, और वहां से जो गुड्स इंडिया आता था उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और जब गुड्स से टैक्स की वैल्यू हटा दी जाती है तो उसकी वैल्यू बहुत कम रह जाती है, बहुत मिनिमम रह जाती है, जिसे इंडिया का गरीब से गरीब तबका जो था वो भी इजीली अफोर्ड कर सकता था। तो क्यों वो पैसे वेस्ट करेगा हैंडीक्राफ्ट्स को खरीदने में, है ना। तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, है ना। अगर हैंडीक्राफ्ट्स का कोई गुड्स होता है तो सबसे बड़ी बात होती है उसमें सबसे बड़ा जो अमाउंट जुड़ा होता है वो होता है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उसकी लेबर, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट जो गुड्स होता है उसको बनाने में काफी टाइम लगता था, और जो लेबर जो उस व्यक्ति को जो उस हैंडीक्राफ्ट को बनाती थी उसका अपना खर्चा भी उसमें जुड़ा होता था। इसलिए जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स होता था वो बहुत महंगा होता था एज कंपेयर टू ब्रिटिश गुड्स, बिकॉज ब्रिटिश गुड्स जो था वो इंडस्ट्रियल गुड्स था। इंडस्ट्री में गुड्स विदाउट वेस्टिंग द रॉ मटेरियल और विदाउट यूजिंग मोर मैन पावर कम कॉस्ट में बनके तैयार हो जाता है। तो इंडिया के अंदर इंडिया की गुड्स का कंपटीशन किससे था? ब्रिटिश के द्वारा लाए हुए गुड्स से, जो ड्यूटी फ्री हुआ करता था। मींस इंडिया में उसके हैंडीक्राफ्ट के कंपैरिजन में उसके रेट्स बहुत कम हुआ करते थे। तो इसलिए जो इंडिया की जो डोमेस्टिक पब्लिक थी वो भी ब्रिटेन की गुड्स की डिमांड करने लगी। इस कारण जो है विद इन द इंडिया हैंडीक्राफ्ट एक्सप्लॉइट हो गया, खत्म हो गया। अब बारी आती है दूसरी तरफ कि उन्होंने किस तरह से हमारी फॉरेन डिमांड खत्म की, है ना। कैसे हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में जो उसकी रेपुटेशन थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स। जहां ब्रिटिशर्स एक तरफ ये पॉलिसी चला रहे थे कि जो ब्रिटेन से गुड्स आएगा उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, वहीं पर ब्रिटिशर्स अपनी दूसरी पॉलिसी भी चला रहे थे कि जो गुड्स इंडिया से फॉरेन जाएगा, किसी और कंट्री में जाएगा, मींस इंडियन हैंडीक्राफ्ट अगर एक्सपोर्ट होगा तो उस पर हैवी चार्जेस लगाए जाएंगे, मींस हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स। इससे क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट की कीमत पहले से ही बहुत बड़ी होती थी, जैसे मैंने आपको बताया उसमें लेबर चार्ज बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा करता था, इसलिए उसकी कीमत पहले से ही ज़्यादा होती थी। ऊपर से उसमें हैवी ड्यूटी भी लगा दी गई एक्सपोर्ट में। इस वजह से क्या हुआ बेटा, जो फॉरेन कंट्रीज थी वहाँ पर भी इंडियन गुड्स की डिमांड कम होने लगी, क्योंकि आपने पढ़ा है ना डिमांड का रूल, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, है ना, लॉ ऑफ डिमांड। तो वही वहां पर भी लागू हो गया, क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इतना हाई कॉस्ट पे पहुंच गया था कि फॉरेन कंट्रीज के पर्सन्स भी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इस कारण इंडिया का जो इंटरनेशनल मार्केट था, मींस जो इंडिया की गुड्स की फॉरेन डिमांड थी, वो भी धीमे धीमे खत्म होती चली गई। तो इस तरह से उन्होंने हमारे सेकेंडरी सेक्टर मींस इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी एक्सप्लॉइट कर दिया। आइए बेटा हम लोग बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे टर्शियरी सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया, मींस इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे उन्होंने डिस्ट्रॉय किया हमारे। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो कि उस समय अपने पीक पॉइंट पर था, जैसा कि मैंने आपको प्री कॉलोनियल पीरियड के अंदर बताया था कि इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो बाकी एशियन कंट्रीज एंड यूरोप के साथ बहुत अच्छा था और वर्ल्ड के साथ भी, लेकिन मोस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हमारी एशियन कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज के साथ ही हुआ करते थे। तो देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कैसे उस ट्रेड पॉलिसी को डिस्ट्रॉय किया। उन्होंने एक टैरिफ पॉलिसी लाई। टैरिफ पॉलिसी में उन्होंने दो छोटी छोटी फिर स्कीम्स निकाली जिसके थ्रू हमारा इंटरनेशनल सेक्टर इंटरनेशनल ट्रेड डिस्ट्रॉय हो गया। तो देखते हैं, पहला, जहां पर मैंने भी हैंडीक्राफ्ट में आपको बताया था कि जो गुड्स इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होता था हैंडीक्राफ्ट,
उस पर ब्रिटिशर्स ने हाई ड्यूटी लगा रखी थी, हैवी टैक्स लगा रखा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो रॉ मटेरियल इंडिया से एक्सपोर्ट होता था मेनली टू ब्रिटेन, उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगती थी। मींस इससे क्या होता है, हमारे देश की इनकम कम होती है। तो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट, जहां पर हैवी ड्यूटी थी एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट, वहीं पर ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट था किसका, रॉ मटेरियल का। और उस रॉ मटेरियल का जो ब्रिटेन जाता था। क्यों, ब्रिटेन में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज थी, तो उन्हें अपनी इंडस्ट्रियल नीड्स को पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल की जगह रॉ मटेरियल चाहिए था। और रॉ मटेरियल का एक बहुत बड़ा सोर्स था इंडिया, है ना, क्योंकि इंडिया पर वो रूल कर रहे थे और इससे ज्यादा सस्ता उन्हें रॉ मटेरियल कहां मिलेगा। ब्रिटिशर्स ने इंडिया का फायदा दोनों तरीके से उठाया। पहला, एक तो इंडियन पॉपुलेशन हाई रेट पर है, ये तो आपको पता ही है कि हमेशा से हाई रेट पर रही है ना, कभी सेकंड लार्जेस्ट कभी थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन के नाम पर हम लोग बने रहे। तो बेटा एक तरफ जहां ब्रिटिशर्स के लिए हम सबसे बड़ा सोर्स थे रॉ मटेरियल का, वहीं दूसरी तरफ हम ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ा मार्केट हुआ करते थे जहां पर वो अपने गुड्स बेचा करता था, है ना। तो देखते हैं एक एक करके, दोनों ही पॉइंट्स हैं आपके सामने कि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल ब्रिटिश इंडस्ट्री में जरूरी होता था वही ब्रिटिशर्स यहाँ पर प्रोड्यूस करवाते थे। आपने देखा होगा कि उन्होंने जो नॉर्मल कल्टीवेशन था हमारा ब्रिटिशर्स ने, वो उसको हटवा करके वो इंडिगो एंड पॉपुलर के ट्रीज वगैरह प्लांटेशन में यूज करते थे। क्यों, क्योंकि वो डिमांडेड हुआ करते थे ब्रिटेन इंडस्ट्रीज में। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने क्या किया था, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपेंड डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। ये पॉइंट अभी आपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के साथ भी पढ़ा। ये इन्होंने इस पॉइंट ने हमारे टर्शियरी सेक्टर को भी अफेक्ट किया था कि जो इंपोर्ट हुआ करता था ब्रिटेन से, जो गुड्स इंपोर्ट हुआ करता था इंडिया में, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगा करता था। इसके लिए वो हमारे हैंडीक्राफ्ट से बहुत सस्ता हुआ करता था और इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो उसको बहुत ज़्यादा डिमांड किया करती थी बिकॉज ऑफ इट्स चीपनेस। वो बहुत सस्ता हुआ करता था एज कंपेयर टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट। तो ब्रिटिशर्स ने, और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के लिए मैंने आपको बताया कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट भी थी। तो मार्केट होने के लिए उसके ईच कॉर्नर तक पहुंचना जरूरी था। इसलिए ब्रिटिशर्स ने जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लाइक रेलवे स्टार्ट की इंडिया में। वो भी उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए स्टार्ट की थी, है ना। हम लोग कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, इंडिया में रेलवे चालू करवाई थी ब्रिटिशर्स ने। लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा, उन्होंने ये आपके लिए नहीं अपनी सुविधा के लिए किया था। क्यों, क्योंकि वो इंडिया में अपना मार्केट एक्सपेंड करना चाह रहे थे, बढ़ाना चाह रहे थे। इसके लिए उन्हें इंडिया के हर कॉर्नर तक पहुंचने की जरूरत पड़ गई थी। आपको याद होगा एक बार जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, वो इसी पॉइंट के कारण चलाया गया था जब इंडियन पीपल्स ने जो ब्रिटिशर्स के गुड्स थे उनका बहिष्कार कर दिया था, है ना। से नो टू ब्रिटिश प्रोडक्ट ये स्लोगन था उस समय। तो बेटा तो इस तरह से उन्होंने हमारे जो तीसरा सेक्टर था, टर्शियरी सेक्टर था, इंटरनेशनल ट्रेड, उसको भी अफेक्ट किया। क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल था वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बजाय कहां पर जाना स्टार्ट हो गया, ब्रिटेन। तो हिंदुस्तान में उस चीज का प्रोडक्शन ही बंद हो गया। हिंदुस्तान बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन के रह गया एक रॉ मटेरियल का। लेकिन किसी भी कंट्री के लिए फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्टर होना बहुत बड़ी बात होती है और वहीं पर रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर होना बहुत छोटी बात होती है। क्योंकि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर होना ये शो करता है कि आपकी कंट्री की जो इंडस्ट्रीज जो पॉलिसी है वो है ही नहीं, आपकी कंट्री में इंडस्ट्रीज है ही नहीं जो आपके रॉ मटेरियल को यूज
कर पाए। तो इस तरह से उन्होंने हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। तो इंडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने तीनों सेक्टर्स पर वार किया, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, है ना। थैंक यू।